हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी, एएलपी, कांस्टेबल, एसआई यानी जितनी भी गैर तकनीकी नौकरियां हैं उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर में इनकी भूमिका क्या होती है। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं 100 प्रश्न करा चुका हूँ और आज है हमारी तीसरी वीडियो। तो अगर आपको अगले क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप, ठीक है। आंसर नंबर सी। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों को घनत्व को मापने वाला यंत्र है। मतलब जो हेलियोस्कोप है वो सूर्य को देखने के लिए है, और जो टेलीस्कोप है वो जो दूरदर्शीय प्रकाशीय उपकरण हैं उनको देखता है। ठीक है, जिसका प्रयोग स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर एक ऊंचाई मापक यंत्र है, क्योंकि जितनी भी ऊंची चीजें होंगी जैसे कि विमान हो गए, ठीक है, उनको देखने के लिए किया जाता है। और ऑडियोमीटर है इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने के लिए, यानी विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले पढ़ेंगे हम इसकी डिटेल। यानी जो एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना, यह एक सदिश नहीं अदिश राशि है। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विभवांतर को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, देख लो, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी, ठीक है, ये जो धारामापी है ना, ये धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वायुदाब मापी एक वायुदाबी मापी यंत्र भी होता है। इसे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। मतलब जो ये जो वायुदाब मापी यंत्र है, इससे वायुमंडल जो होता है उसके दबाव को मापा जाता है। ठीक है, और ये हो गया एक वेग मापक। ये इससे हवा का वेग मापा जाता है। जो ये हवा होती है इससे हवा का वेग मापा जाता है। और ये जो दूध मापी यंत्र है जिसे हम लैक्टोमीटर भी बोलते हैं, ये दूध की शुद्धता, दूध जो होता है उसकी शुद्धता को मापने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कितना पानी है, कितना दूध है, या कितनी और ज्यादा चीजें मिलाई गई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा टैकोमीटर। ये जो टैकोमीटर है इसका एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और
जो ये शाफ्ट होती है, इसकी आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। मतलब जो गाड़ियां चलती हैं वो कितनी स्पीड में चल रही हैं उससे उसे मापने के लिए ये यंत्र है स्पीडोमीटर। एक है ये एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन करता है। जो पवन में कितना वेग है, ये कितनी तेज चल रहा है, उसका मापन करता है एनीमोमीटर। ठीक है। और अब आ गया लास्ट क्रोनोमीटर, क्रोनो, जो कि जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो ये क्रोनोमीटर है, इसका ये जो जलयान होता है, जो कि जैसे कि जल पर चलने वाला जहाज, बोट, कुछ भी हो गया, उसमें ये समय का पता लगाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विभव मापी, सॉरी विभव मापी, यानी ये जो विभव मापी है मूलतः क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मापन उपकरण है। ये जो विभव मापी है ये एक मापन उपकरण है। ठीक है। विभव मापी एक मापन यंत्र है, उपयंत्र, यंत्र, उपयंत्र। ठीक है। यह न केवल विभवांतर को मापने के लिए उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है और वो तथा विद्युत धारा भी इससे मापी जा सकती है। काफी काम की चीज है ये। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो होता है, इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों को अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर। ठीक है। ये जो एमीटर है इससे हम विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो एमीटर, अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली, मतलब कोई जो परिपथ है उसकी किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है अमीटर। ठीक है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर का या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, एमीटर, ए मीटर का क्या काम होता है, ये पूछ रहा है कि ए मीटर का निम्नलिखित में से क्या काम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि को ए मीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। सही है। में निम्नलिखित वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब ए मीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, मतलब जो ए मीटर होता है कम बिजली खींचता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी सेट बैठते हैं इस पर। ठीक है। और हमारा अगला सवाल है, बस एक मिनट प्लीज। हाँ, ओके। ए मीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ए मीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। ये ए मीटर होता है वो धारा का मापन एम्पियर में करता है। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कि ए मीटर धारा का मापन कौन सी इकाई में करता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक आदर्श ए मीटर, सॉरी एक मिनट, हाँ, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा आदर्श वोल्ट मीटर, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। ये याद रखना, जो एक ए मीटर आदर्श ए मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, कुछ नहीं है। ठीक है। और जो आदर्श वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, इसको गिना ही नहीं जा सकता। आप बताइए इसमें मैंने कितनी लाइनें की, क्या आपको पता चल रहा है? मतलब मान लीजिए आप गिनोगे तो गिन सकते हो, वैसे मैं करता जाऊं तो आप नहीं गिनोगे। ठीक है। तो वैसे ही इसका प्रतिरोध अनंत होता है वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। और हमारा अगला सवाल है किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव को। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे। और
ये जो स्टेलॉगमोमीटर होता है, ये इसका उपयोग तरल की गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी हम जो पढ़ के आए थे तो वो था स्पीडोमीटर जो कि गति को मापता है, और ये है ओडोमीटर। ठीक है, और ये मापेगा हमारी दूरी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, अभी हम पहले भी पढ़ के आए थे ये। इस यंत्र का उपयोग किया जाता है जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। ये तो खासकर सभी को पता ही होगा कि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा प्रवाही मापन उपकरण है जो क्षेत्र मीटर है? इसका सही जवाब हो जाएगा पिटोट ट्यूब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिटोट ट्यूब। तो पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव्य की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये जो पिटोट ट्यूब है, इसका उपयोग जो खुली चैनल में द्रव्य की प्रवाह की जो गति होती है उसको मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वेंचुरी मापी और वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव्य के किसी भी बिंदु पर द्रव्य की मात्रा की दर विसर्जन, मतलब द्रव्य की जो विसर्जन होता है उसको मापा जा सकता है वेंचुरी मापी या वेंचुरी मीटर से। ठीक है, अब अगला है रोटामीटर से विसर्जन को भी मापा जाता है। ठीक है, और तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैसों के वेग मापने में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर किसका मापन करता है? और ये हम अभी पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल, यानी फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल का मापन टैकोमीटर करता है। ठीक है, तो जो ये टैकोमीटर होता है इसके द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक जो घूमने वाले होते हैं उस चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति यानी जो आरपीएम को भी मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ठीक है, जो टैकोमीटर होता है वो क्या मापता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि चक्र प्रति मिनट यानी आरपीएम। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चक्र प्रति मिनट, मतलब चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, ओके। टैकोमीटर का प्रयोग गति पालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टीमीटर में होता है। जो ये मल्टीमीटर होता है इसमें क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। यानी मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है मल्टीमीटर में। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर है या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है। ठीक है, जैसे कि धारा, वोल्टता, ठीक है, प्रतिरोध, निरंतरता। ठीक है, तो ये चार है जिनको इन राशियों का मापन करता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। जो डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं उनका प्रयोग हो रहा है आजकल। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक मिनट,
ठीक है। जो ये रिएक्टर होता है, इस रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? जो रिएक्टर पैमाना है उसमें से इनमें से कौन सा कथन उसके लिए गलत है? हमें गलत चूज करना है, सही नहीं। ठीक है, तो पहले तो पढ़ेंगे इसके सही कथन। मतलब इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंपमापी के द्वारा नापा जाता है। ये तीनों तो इसके सही हैं। ठीक है, और ये जो है ये रिएक्टर, मतलब ये जो है रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का। मतलब 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो कि रिएक्टर नहीं मापता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले पढ़ेंगे हम डिटेल। तो जो ये रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। और रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना, ठीक है, का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वो तरल पदार्थ के घनत्व को मापता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले पढ़ेंगे हम डिटेल। जो हमारी डिटेल है ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी, जो कि हाइग्रोमीटर बोलते हैं इसे, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। और जो फेदोमीटर होता है उस यंत्र से समुद्र की गहराई को मापते हैं। और हिप्सोमीटर, इसका उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनार। जो सोनार है वो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या डिटेल। ओके, अरे वाह, भर भर के डिटेल दी गई है भाई, पढ़ लो, कुछ कराओगे सिलेक्शन हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद है ये लेज़र। इसकी खोज, ये जो लेज़र है इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन, जो टी.एस. मेमन है, उन्होंने 1960 में की थी। ठीक है, यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड, ठीक है, एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में किया जाता है। रडार है, यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता वायुयान की दिशा व ऊंचाइयों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, स्कूबा, ये जो स्कूबा होता है इसका उपयोग जो गोताखोर होते हैं द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपराटस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी की गहराई। जो पानी की गहराई है उसको मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार
के सिद्धांत के समान होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले कुछ मापक यंत्र एंड मापन पढ़ लेते हैं। मापक यंत्र और मापन। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या इसके घनत्व को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है। और थर्मामीटर तापमान को मापता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडोमीटर। समझ गए? ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम यंत्र, जैसे कि ओडोमीटर वाहनों की दूरी मापता है। टैकोमीटर वायुयान की गति मापता है। और स्पीडोमीटर वाहनों की गति। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी, जो कि कई बार रिपीट हो चुका है, आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है, हाँ, मतलब कौन सा वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए? देखो कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आप छुड़ाए हों बस फालतू के चक्कर में कि मैं ये पढ़ लूँ कि वो पढ़ लूँ। आपको भी पता है कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा पढ़ोगे उतना आप भूलोगे चीज़ें, और जितना आता है उतना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो किसी विद्युत पर्वत में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हेंस ओरेस्टेड द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, किसी पर्वत में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ उपकरण और उनके प्रयोगों को पढ़ते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो पर्वत में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी पर्वत में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में उसका प्रयोग किया जाता है। और जो रियोस्टेट इसका उपयोग प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो वोल्ट मीटर है किसी पर्वत की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो कितने बार आया है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाहन की गति जानने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीडोमीटर, जो कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। और एक जो होता है, सॉरी, हाँ, एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, और उसका हम दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 127। हाँ, उससे पहले हम पढ़ लेंगे थोड़ी सी डिटेल। ओके, तो जो वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार वोल्ट मीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की आपेक्षिक घनत्व का या गाढ़ापन मापता है। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा कि इकोलोकेशन किसका एक प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोनार का एक प्रकार है इकोलोकेशन। ठीक है, सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में परासभ्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है, जो सोनार का विस्तृत रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से किसी तरह संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये तो भाई इसका क्वेश्चन नहीं लग रहा है, रीजनिंग का लग रहा है, बट चलो फिर भी पढ़ लेते हैं, है उसी से संबंधित, हमारे सामान्य विज्ञान से। ठीक है, तो जो अमीटर है वो विद्युत धारा से संबंधित है, तो ओम मीटर किससे संबंधित होगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध, क्योंकि जो अमीटर है वो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अमीटर है उसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, तो ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए लॉजिक भी दिया गया है कि जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा को मापता है और उसी प्रकार ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन से पहले हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के एनीमोज वायु से हुई है। ठीक है, अगला सवाल है, एक मिनट, हाँ, कि किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। देख लो कितनी बार रिपीट हुआ है, लेकिन आप हो कि प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना ही नहीं है, बस फालतू चीज़ों में भगना है, तो भग लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का प्रयोग देख लो वायु की गति मापने के लिए। ठीक है, हाँ, अब आता है हमारा असली सवाल। अगर आपकी लाइफ में कोई झूठ बोल रहा हो ना, तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा देना, सब कुछ पता चल जाएगा क्या हुआ है उसकी लाइफ में, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी लाई डिटेक्टर मशीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीग्राफ। जो ये पॉलीग्राफ मशीन होती है वो एक लाई डिटेक्टर मशीन है जिसका उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीग्राफ के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले हम पढ़ेंगे, एक मिनट, उसकी डिटेल। और जो ये पायरोमीटर है इसको ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब आग का अधिक तापमान, और मीटर का मतलब है जिसका अभिप्राय आग का मापन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भौतिक राशियाँ जो कि फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। जो ये द्रव्यमान है ये एक अदिश राशि है, और बाकी जो जितनी भी हैं, संवेग, बल, वेग, ये सारी सदिश राशि हैं। ठीक है, हमको पता है इनसे क्या पता करना चाहिए। जैसे कि इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो उसका सही जवाब तो हो गया द्रव्यमान। ठीक है, तो लेकिन हम इसमें से अब तीन और चीजें पढ़ेंगे कि इनमें से मान लो अदिश राशि तो द्रव्यमान हो गई, जो बाकी तीन बची वो तो भाई कौन सी होंगी? सदिश राशि। कौन सी होंगी वो? सदिश राशि, सदिश होंगी। और वो सदिश राशि हैं संवेग है, बल है और वेग है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले पढ़ेंगे हम, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। मतलब इसका मतलब है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लेकिन वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य और चाल, आवेश आदि। ठीक है, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। तो आप इसमें से कॉमन सेंस में भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन है हमारा, किसका उपयोग केवल परिमाण है, दिशा नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य। क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसका भी सही जवाब हो जाएगा कार्य। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट आपको तो प्रीवियस ईयर के पढ़ने ही नहीं है, कसम खा रखी है आपने तो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब बाकी सब तो हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। शक्ति जो है वो सदिश राशि नहीं है। और ये बल आघूर्ण ये सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, और जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। ठीक है, जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो है वो एक वेक्टर मात्रा नहीं है। ठीक है, विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। लेकिन दाब है अदिश राशि, और उसके बाद में अब हमारी जो है ये है विस्थापन, ये है सदिश, संवेग सदिश है, और ये जो बल है वो भी सदिश है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले पढ़ेंगे, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों निहित है। ठीक है, तो एक बार कलर चेंज कर लें यार, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प चुनें, यानी संवेग में क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमाण और दिशा। ठीक है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। और इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेग। जो सदिश वेक्टर राशि है वो है वेग, और जो अदिश राशियां हैं वो है वजन और तापमान और लंबाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले डिटेल पढ़ेंगे। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई और चाल एक अदिश राशि हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसमें सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की आप एक बार डेफिनेशन याद कर लो, आप अपने आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेग। वेग जो है वो एक वेक्टर मात्रा है। और हम पढ़ेंगे सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, मतलब वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत, संवेग आदि। ठीक है, और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल और त्वरण, इसकी दिशा हमेशा एक समान होती है। ठीक है, बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परमाणु तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी, आयतन आदि। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भाई
कितनी बार घुमाकर क्वेश्चन पूछोगे। इसका सही जवाब हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है। सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सही जवाब हो जाएगा संवेग। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होते हैं। ठीक है। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि है। इसका सही जवाब हो जाएगा बल, और बाकी सारी अदिश राशि हैं। ये जो आयतन है, द्रव्यमान है, लंबाई है, ये सब सदिश राशि हैं, अदिश। ठीक है। तो बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि आदि। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। ठीक है। हमारा आज के चैप्टर का मतलब जो हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, और उसके बाद एक नया चैप्टर लेके आएंगे कल। ठीक है। तो उसका सही क्वेश्चन है कार्य में क्या होता है। तो कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि हाँ ये कंटेंट यूज़फुल है, हमारे पेपर में काम आ सकता है, आपको लगे कि हाँ हमको ये पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज़बरदस्ती नहीं, आपका अगर खूब मन करे, करे कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, हमारे पेपर में काम आएगा, हमें पढ़ना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में समय है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता चलूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए मैराथन भी लाऊँगा। ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो अगली आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।